मुख्य समाचार की शुरुआत करते हैं। बिहार के पशुपालन विभाग में हो रही है रहस्यमय मौतें। हाल ही में विभाग के कर्मचारी ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। भैया जी, पशुपालन विभाग में ये 5वीं मौत है। हमें तो कोई काले साए का चक्कर लग रहा है, वरना तो मैं बताऊं, 2 महीने में 5 मौतें कोई आम बात है क्या? अरे तुम पशुपालन विभाग को छोड़ो और गाड़ी पर ध्यान दो। एक तो यहाँ की सड़कों में सड़क कम और गड्ढे ज्यादा है। 3 घंटे का सफर 6 घंटे का बना दिया। यहाँ की सरकार सिर्फ खाती है क्या, काम वाम नहीं करती? अमर ने चिढ़ते हुए कहा। वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। ये लो भैया, आ गया आपका बलिया। अमर टेम्पो से उतरा और गांव की तरफ देखने लगा, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा था। बस गांव के मोड़ पर एक दुकान नजर आ रही थी और एक दुक्का लोग जो दुकान पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसने अपना सामान उठाया और गांव की तरफ चल दिया। ये 1995 का दौर था, इसलिए ना बिहार के इस गांव में किसी के पास मोबाइल फोन थे और ना ही इंटरनेट। अरे भैया, ये सरपंच जी का घर किस तरफ पड़ेगा? अरे भैया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे भैया, वो 2 गली आगे जाकर 5वां मकान है सरपंच जी का। इतना कहकर किशन बच्चों के साथ वापस गिल्ली डंडा खेलने लग गया। वहीं अमर किशन के बताए पते पर पहुंच तो गया, लेकिन वहां पर कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं था, जिसे देख उसका मूड और खराब हो गया। और फिर जैसे ही वो वापस जाने लगा, तभी उसका पैर अचानक गोबर में पड़ा और वो जोर से जमीन पर जा गिरा। अमर गोबर में ऊपर से नीचे तक ऐसे लिपटा था कि किसी को भी उसे देखकर हंसी आ जाए। ना उसकी शक्ल पहचान में आ रही थी और ना उसके कपड़े। ऊपर से ताजा ताजा गोबर से उसका पूरा शरीर महकने लगा था, जिसे देख आसपास के सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। पर तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया, जिसके अपने कपड़े भी फटे हुए थे और उसके साथ करीब 7-8 गायें थी। जितनी घृणा करोगे उतना कष्ट पाओगे। परेशानी से भागना नहीं, उसको अपनाना सीखो। लाओ अपना हाथ दो। गोपाल काका ने अमर को उठने में मदद की, पर तभी लोगों की भीड़ देख एक लड़की वहां आई, मीना, सरपंच की बेटी। मीना ने जैसे ही अमर को गोबर में लिपटे देखा, वो हंसते हुए बोली, आप ही हैं क्या वो साहब जो पटना से आए हैं? हम कब से आपको ही ढूंढ रहे थे। मीना के इतना कहते ही आसपास के लोग जो अब तक अमर पर जोर जोर से हंस रहे थे, वो अचानक चुप हो गए और उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। पर अमर इतने गुस्से में था कि उसने झल्लाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मीना ने अमर का सामान उठाया और उसे अपने घर ले गई। बिटिया, ये कौन है? ये वही साहब हैं जिनका आप सुबह से इंतजार कर रहे थे। अरे अरे, पटना वाले बाबू, और आपकी ये हालत कैसे हुई? बिटिया, जाओ उन्हें स्नान घर तक लेकर जाओ। सरपंच के कहने पर मीना अमर को बाथरूम तक ले गई, पर नहाने के बाद भी अमर से गोबर की महक अब तक आ रही थी। मेरी भी मती मारी गई थी जो मैं यहाँ चला आया। अमर नहाकर बाहर आया तो मीना हल्दी का लेप लेकर वहाँ खड़ी थी। उसने अमर को वॉशरूम में बड़बड़ाते हुए सुन लिया था, इसलिए वो उसे गुस्से में ताना मारते हुए बोली, लेप घाव के साथ साथ थोड़ा दिल पर भी लगा लेना, जलन थोड़ी कम होगी। और अगर इतनी नापसंद थी ये जगह, तो आना ही नहीं चाहिए था। इस गांव में सारे लोग अजीब हैं क्या? अमर मन में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर सरपंच के घर के बाहर खड़े लोगों पर पड़ी। वो हैरान था कि इतने सारे लोग आखिर सरपंच के घर के बाहर क्या कर रहे थे। अरे वो रहे डॉक्टर साहब। वो भीड़ जो अब तक सरपंच के पास खड़ी थी, वो अमर को देखकर सीधा उसकी तरफ आने लगी। डॉक्टर साहब, मेरी धन्नो कई दिनों से बीमार है, आप चलकर जरा देख लीजिए ना। अरे ओ चाचा, आप काहे बीच में आ रहे हैं? पहले डॉक्टर साहब मेरी मुनिया को देखेंगे। गांव वाले अमर के लिए आपस में लड़ रहे थे और अमर को खबर तक नहीं थी कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। एक मिनट, ये धन्नो मुनिया कौन है? मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। अरे अरे डॉक्टर साहब, धन्नो राम यादव की भैंसिया का नाम है और मुनिया पप्पू की गाय का। अरे आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आप वही जानवरों के डॉक्टर हैं ना, जिन्हें सरकार ने पटना से भेजा है? ये सुनते ही अमर चौंक गया और दौड़कर अंदर कमरे में गया जहां उसका सामान पड़ा था। उसने उस बैग में से आईडी कार्ड निकाल कर देखा तो उस पर किसी चंदन सिंह का नाम लिखा था और उसके आगे पशु चिकित्सक लिखा हुआ था। जानवरों का डॉक्टर? वो आदमी जानवरों का डॉक्टर था? ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? उस आईडी कार्ड को देखते ही अमर को बीती रात पटना रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा याद आने लगा। जब वो स्टेशन पर बैठे ये सोच रहा था कि आखिर अब उसे आगे क्या करना चाहिए, तभी एक आदमी दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ आया। भैया, आप
थोड़ी देर के लिए ये बैग अपने पास रख सकते हैं? मैं आकर इसे ले जाऊंगा, बस थोड़ी देर। अरे पर सुनो तो सही। वो आदमी काफी ज्यादा घबराया हुआ था और उसके सिर पर काफी चोट भी लगी थी, जैसे वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। उसने अपना बैग अमर को पकड़ाया और जल्दी में वहां से निकल गया। पर काफी देर तक भी इंतजार करने के बाद जब वो आदमी नहीं लौटा तो चंदन ने उसके बैग में छानबीन की। तभी उसे एक कागज पर बिलिया के सरपंच का पता लिखा मिला। अमर को लगा शायद ये उसके घर का पता होगा, इसलिए वो ये सामान लौटाने यहाँ चला आया था। मैं तो यहाँ बस बैग लौटाने आया था, पर ये तो मुझे ही चंदन समझ रहे हैं। क्या करूं? बाहर जाकर सबको सच बता दूं क्या? उसने कुछ देर सोचा और फिर बाहर आया। गांव वाले बड़ी उम्मीदों से उसे देख रहे थे, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने सरपंच के घर के बाहर एक पुलिस वाले को खड़ा देखा जो किसी से हंस-हंस कर बात कर रहा था। उस पुलिस वाले को देखते ही अमर के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट के मारे उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप चुप काहे हो गए? बोलिए ना, आप पटना से ही आए हैं? अमर ने कुछ पल सोचा और फिर गांव वालों की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके जानवर ठीक हो जाएंगे। मैं खुद आप लोगों के घर आकर उनका इलाज करूंगा। चंदन की बात सुन गांव वालों के मुरझाए चेहरे वापस खिल गए थे और वो पुलिस वाला भी वहां से चला गया। लेकिन कोई था जो इस बात से खुश नहीं था। उस भीड़ में से एक आदमी चुपके से निकलकर पास के टेलीफोन बूथ पर गया। हाँ बबुआ, बोलो, काहे फोन किया? भैया जी, आपने तो कहा था कि स्टेशन पर ही डॉक्टर का काम तमाम कर दिया है। फिर वो जानवरों वाला डॉक्टर गांव में क्या कर रहा है? क्या वो डॉक्टर गांव में है? आखिर क्या चल रहा था बिहार के बलिया गांव में? और अगर असली चंदन मारा गया था तो फिर ये लड़का कौन था जो चंदन की जगह गांव में आया था? और उसने अपना सच लोगों को क्यों नहीं बताया? ये रहा आपका क्लिनिक। एक छोटा सा क्लिनिक जो लकड़ी और मिट्टी के गांव से दूसरे घरों की तरह तैयार किया गया था। पर जैसे ही अमर ने उस क्लिनिक पे कदम रखा, अंदर से दो बड़े बड़े चूहे बाहर दौड़ते हुए आए। ये कैसा क्लिनिक है? ऐसा लग रहा है जैसे जमाने से बंद पड़ा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। पिछले 5 साल से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तो यही होगा ना। अब जो है यही है। वो अंदर एक कमरा है आपके रहने के लिए, और बाथरूम और शौचालय घर के पीछे बने हैं। मीना वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी चंदन ने उसे टोकते हुए कहा, वैसे आपका नाम क्या है? मीना यादव। और आपको कोई भी जरूरत है तो अब से हमें याद मत कीजिएगा। मीना के जाते ही चंदन ने पूरे घर की अच्छे से सफाई की और फिर वहाँ रखी दवाइयों को चेक करने लगा। ये सारी दवाइयाँ तो एक्सपायर हो चुकी है। अजीब बात है, सारा का सारा स्टॉक 2-3 साल पुराना है। मतलब कि पिछले 2 साल से यहाँ सरकार ने जानवरों के लिए कोई दवाइयाँ, कोई विटामिन कुछ भी नहीं भेजे। अजीब बात है। तभी उसे ध्यान आया कि बैग में भी शायद कुछ दवाइयाँ और मेडिसिन का सामान पड़ा है। उसने बैग से वो सारा सामान निकाला और एक एक कर सारी दवाइयों को ध्यान से पढ़ने लगा। पर तभी उसके हाथ एक फाइल लगी। अमर ने जैसे ही उस फाइल को खोलकर देखा, उसमें पशुपालन विभाग के कुछ बिल थे जिसमें सर्कल किया हुआ था और साथ ही नामों की एक लिस्ट थी। ये क्या है? सीनियर अधिकारी श्रीराम शुक्ला, अकाउंटेंट अशोक मिश्रा। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि ये किन नामों की लिस्ट थी। उसने वापस वो लिस्ट और फाइल बैग में रख दी और दवाइयों से जुड़े नोट्स पढ़ने लगा। पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा है। उसने पलटकर खिड़की की तरफ देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। अगर मुझे यहाँ रहना है तो कम से कम जानवरों के इलाज के बारे में कुछ चीजें तो सीखनी पड़ेंगी, ताकि कैसे भी करके बस 1 महीना गुजर जाए। उसके बाद ये गाँव वाले जाने। अमर वहां पड़ी किताबें और चंदन के बैग से मिले नोट्स पढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ पटना में चंदन के गांव में पहुंचने की खबर रवि तक पहुंच चुकी थी। क्या बे, तुम लोगों से कहे थे ना कि उस डॉक्टर को रास्ते से हटा देना, और तुम लोग बिना उसे मारे ही लौट आए। हाँ? अब अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? भैया जी, साले को 2 गोली मारी थी, फिर भी पता नहीं कैसे बच गया। रवि, पटना का नामी गिरामी गैंगस्टर जिसे डॉक्टर चंदन को मारने की सुपारी मिली थी। उसने अपने आदमियों को चंदन को मारने भेजा भी था, पर वो हैरान था कि गोली लगने के बाद भी चंदन जिंदा कैसे था और गांव में क्या कर रहा था। पर वो इस बात से अनजान था कि गांव में जो लड़का जानवरों का डॉक्टर बनकर रह रहा है वो चंदन नहीं, अमर है। लेकिन अमर अपनी पहचान छिपाकर यहाँ क्यों रह रहा था?
अपनी माँ की उन कड़वी बातों को याद कर अमर की नींद में भी आंखें भर आई थी। पर तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और अमर अपनी कड़वी यादों से बाहर आया। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर मीना खड़ी थी। डॉक्टर साहब, लगता है आप भूल गए हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। कुछ देर पहले आपने ही गांव वालों से कहा था ना कि आप घर घर जाकर उनके जानवरों का इलाज करेंगे। चलिए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मीना बाहर आंगन में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर में अमर भी अपना बैग लेकर बाहर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीना उससे इतने गुस्से से बात क्यों कर रही थी, पर फिर उसे लगा शायद ये उसका स्वभाव होगा और चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने कह तो दिया था, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मेरी वजह से अगर किसी जानवर को कुछ हो गया तो क्या करूं? इस लड़की को अपना सच बता दूं क्या? अमर इस असमंजस में फंसा हुआ था कि वो अपना सच मीना को बताए या नहीं। वहीं कुछ देर में वो लोग राम यादव के घर पहुंच गए। बेचारी ने 4 दिन से गोबर नहीं दिया है, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। गोबर नहीं दिया? इसके लिए ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं? अमर घबराते हुए भैंस के पास गया और उसे छू कर देखने लगा। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, इसे परेशानी क्या है। ये बोल दो कि इसे खाना पसंद नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं, चंदन जानवरों का डॉक्टर है, खुद जानवर थोड़ी है कि जानवरों की भाषा समझ जाएगा। अमर मन में बड़बड़ाए जा रहा था कि वो राम यादव को क्या बहाना दे। तभी राम यादव ने हैरानी से कहा, डॉक्टर साहब, कुछ पता चला धन्नो गोबर क्यों नहीं दे रही? पर इससे पहले कि अमर कुछ कहता, मीना ने चिढ़ते हुए कहा, ये सड़ा हुआ चारा खाकर उसका पेट अकड़ चुका है। उसकी आंखें देखो, पूरी लाल हो रखी हैं। साफ पता चल रहा है बेचारी बीमार है। तुम्हें कैसे पता वो बीमार है? मेरा मतलब, मुझे तो पता है वो बीमार है, पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो डॉक्टर नहीं हो। क्योंकि आपके यहाँ आने से पहले मैं ही इन सब का इलाज कर रही थी। पर मुफ्त की चीज लोगों को पसंद कहाँ आती है। सरकार ने आपको भेजा है, तो अब आप ही बताओ। मीना जी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसे कब्ज हो गई है। मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इसे खिला देना, ये ठीक हो जाएगी। अमर ने बैग से चंदन के लिखे नोट्स निकाले और उसमें से सही दवाई का नाम देखकर कुछ दवाइयाँ राम यादव को पकड़ा दी, जिन्हें खाते ही धन्नो ने गोबर कर दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई घरों के चक्कर काटने के बाद शाम को अमर घर की तरफ आने लगा, पर तभी उसकी नजर गांव के नुक्कड़ पर एक दुकान पर पड़ी, जिसके बगल में टेलीफोन बूथ बना था। अमर ने इधर उधर देखा और फिर उस टेलीफोन बूथ में चला गया। काफी देर तक एक नंबर को फोन लगाने के बाद दूसरी तरफ से किसी ने फोन पिक किया। हेलो, कौन बोल रहा है? अमर बोल रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अमर, तू साले कहाँ है? पता है तुझे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा? वो सब छोड़, ये बता वहाँ दिल्ली में माहौल शांत हुआ या नहीं? इतनी जल्दी माहौल कहाँ ठीक होने वाला है यार। पुलिस भी तुझे ढूंढ रही है। जब तक सच बाहर नहीं आ जाता मेरी जान, तू जहाँ पर है वहीं पर रह, ओके? अमर फोन पर बात करने के बाद बूथ से बाहर आया तो उसने देखा मीना उसके सामने खड़ी थी और अजीब निगाहों से उसे घूरे जा रही थी। कहीं इसने मेरी बातें तो सुन नहीं ली। तुम यहाँ कैसे? सामान लेने आई थी, पर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैं और घबराया हुआ? तुम्हें गलतफहमी हुई है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अमर ने बात को टालते हुए कहा और जल्दी में वहां से निकल गया। पर जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा घर के दरवाजे खुले हुए और घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं तो दरवाजे अच्छे से बंद करके गया था, फिर अंदर कौन है? उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो आवाजें रसोई घर से आ रही थी। अमर रसोई घर की तरफ बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि शायद घर में कोई चोर घुस आया, पर जैसे ही उसने चोर को मारने के लिए लकड़ी उसकी तरफ की, रसोई में बैठा वो लड़का जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? धनिया, वो मुझे ना भूख लगी थी तो मैं घर चला आया। धनिया के ये कहते ही अमर की नजर जमीन पर पड़े चावल के पतीले की तरफ गई, जो दिन में उसने बनाए थे। दिन में भी तुम ही थे ना जो बार बार खिड़की से अंदर झांक रहे थे? तुम्हारा घर कहाँ है? यही तो मेरा घर है। आपके आने से पहले मैं यहीं पर रहता था। सब लोग मुझे पागल पागल कहते हैं, कोई मुझे गांव में रहने नहीं देता। धनिया दिखने में 18-19 साल का था, पर वो बात किसी 13-14 साल के बच्चे की तरह करता था। अमर उसे देखते ही समझ गया कि शायद धनिया को ऑटिज्म है, इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या करूं? इसे यहाँ से जाने के लिए बोलूं? पर मैं भी तो किसी और की जगह यहाँ रह रहा हूँ, फिर मैं इसे किस हक से जाने के लिए कह दूं? अमर ने कुछ पल सोचा और फिर धनिया की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, पर तुम्हें मेरी 2 बात माननी पड़ेगी। पहली, तुम कभी मेरी बातें किसी को नहीं बताओगे, और दूसरा, मेरे किसी सामान को नहीं छुओगे। धनिया ने बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया।
अमर ने घर की सफाई की और फिर दोनों के लिए खाना बनाया। वो अभी इस असमंजस में डूबा हुआ था कि क्या उसके इस गांव में रहने का फैसला सही है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पटना के पशुपालन विभाग में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। आखिरकार काम खत्म हो ही गया। मुझे कल ही जाकर ये रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिखानी होगी। उमाशंकर पटना के पशुपालन विभाग में काम करने वाले एक सरकारी अधिकारी थे, जिन्हें पिछले कुछ समय से काफी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर आज वो एक खास रिपोर्ट तैयार करने में लगे थे। पर तभी उनकी नजर घड़ी की तरफ गई, जिस पर रात के 10 बज चुके थे। हमें तो पता ही नहीं चला कब 10 बज गए, पर अब इस सच का बाहर आना भी तो जरूरी है। जो लोग गरीबों का हक खाते हैं, उनका सच तो बाहर आना ही चाहिए। उमाशंकर ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगे, लेकिन तभी उनके कदम अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी बनाई रिपोर्ट की तरफ देखा। रिपोर्ट घर ले जाऊं क्या? कुछ देर सोचने के बाद उमाशंकर ने वो रिपोर्ट अपने बैग में डाली और ऑफिस बंद करके बाहर आ गए। अब ऑफिस के बाकी सभी कर्मचारी भी जा चुके थे और सिर्फ दरवाजे पर 2 गार्ड बैठे थे। उन्होंने ऑफिस की चाबी गार्ड्स को दी और अपने स्कूटर पर घर के लिए निकल गए। पर कुछ दूर जाते ही उन्होंने देखा कि कोई आदमी बीच सड़क पर पड़ा हुआ है, जिसे देखते ही उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। कौन हो भैया? बीच सड़क पर काहे पड़े हुए हो? कोई गाड़ी वाड़ी आकर उड़ा जाएगी तब समझोगे क्या? चलो हटो हमारे रास्ते से। उमाशंकर को लग रहा था कि शायद कोई नशेड़ी पीकर सड़क पर पड़ा है, पर जब काफी आवाज देने के बाद भी वो आदमी सड़क से नहीं हटा, तो वो स्कूटर साइड लगाकर उस आदमी के पास गए। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़े, उस आदमी ने अपनी आंखें खोली, जिसे देख उमाशंकर घबराकर पीछे हट गए। और तभी वो आदमी खड़ा हुआ और उसने एक एक कर 3-4 गोलियां उनके सीने में दाग दी। 6 गए, अब 1 बाकी है। उस आदमी ने उमाशंकर के बैग से वो फाइल निकाली और वहां से निकल गया। इधर गांव में देर रात अचानक किसी ने जोर से अमर के घर का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब, चंदन बाबू दरवाजा खोलिए। पप्पू की आवाज सुनते ही अचानक अमर और धनिया दोनों की नींद टूट गई। अमर उठकर दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि पप्पू के साथ कई गांव वाले दरवाजे पर खड़े थे। ये सब लोग साथ में यहाँ, वो भी इतनी रात को? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? अमर गांव वालों को देख घबरा गया था। उसे डर सता रहा था कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। पर आखिर गांव वाले अमर के घर के आगे क्या कर रहे थे? क्या उन्हें अमर की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था? आखिर पशुपालन विभाग की रहस्यमयी मौतों के पीछे कौन था और क्या कारण था जिसकी वजह से अमर दिल्ली से भागकर बिहार आया था? जानने के लिए सुनिए अगला